नमस्कार दोस्तों। भाई कैसे हैं आप सभी लोग। जैसा कि भाई बायोलॉजी को अभी हमने स्टार्ट किया था और उसका थोड़ा सा इतिहास हमने देखा कि किस प्रकार से बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया गया, किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया, फिर जीव विज्ञान शब्द कब आया, विभिन्न शाखाएं कब बनी, जो वैज्ञानिक आते गए सब ने अपने अपने जो मत दिया, भाई किसी ने कोई सी बुक लिखा हो या किसी क्षेत्र में उनका योगदान हो, तो वो सारी चीज़ें भी हमने भाई देखा। वैज्ञानिक देखा, उनके विभिन्न क्षेत्रों में योगदान देखा, उनकी किताबें देखा, एक क्रम वाइज देखा। भाई विज्ञान का अंधकार युग देखा कि भाई 1000 साल तक विज्ञान के क्षेत्र में कोई शोध नहीं हुआ था, यानी बिल्कुल भी रिसर्च नहीं हुई, क्योंकि राजा महाराजा या दूसरे व्यक्ति भाई राज करने लगे, उनके अंदर राज की लालसा बढ़ने लगी, साम्राज्य बढ़ाने लगे, साम्राज्य विस्तार करने लगे, युद्ध होने लगे, मारकाट शुरू हो गया, तो लोगों का जो ध्यान था वो विज्ञान के क्षेत्रों से हटता गया। इसलिए 1000 वर्ष तक कोई शोध नहीं हुआ विज्ञान के क्षेत्र में। फिर सन 1300 ईस्वी में अल्बर्ट मैग्नस आए भाई, जिन्होंने जंतुओं पर लेख लिखा और वहीं से विज्ञान का पुनर्जागरण काल शुरू हुआ। ठीक है, फिर लियोनार्डो दा विंची देखा हमने, आपके कार्ल लिनियस आए, फादर ऑफ क्लासिफिकेशन जो कहलाते हैं, फिर आपके लेमार्क ट्रेविलेमस आए, जिन्होंने पहली बार 1802 में जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। मतलब 1802 में जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग हो रहा है, बायोलॉजी बहुत पहले आ गया था। आपके एरिस्टोटल जो थे, आपके अरस्तु जो थे आपके, उन्होंने आपके नेचुरल साइंस से बायोलॉजी को अलग किया। और उनका कहना भी सही था भाई कि आप सभी शाखाओं को एक साथ मिला के कैसे पढ़ सकते हो भाई, वो तो खिचड़ी पक जाएगी ना आपकी। तो सभी को भाई पृथक करो, अलग करो, जरूरी है अलग करना। इसलिए तो भाई आज क्लासिफिकेशन करते हैं, वर्गीकरण करते हैं हम, ताकि हमारा जो पढ़ने का तरीका है वो आसान हो जाए, आसानी से चीजें हमको समझ में आए, टॉपिक वाइज आराम से हम पढ़ लें। ठीक है, तो हमने फिर क्लासिफिकेशन देखा, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन भी हमने देखा। आर.एच. हीटकर आपके 1969 में आए, 1969, और संपूर्ण जीव जगत को 5 भागों में बांट दिया उन्होंने। जैसे आपके भाई सबसे पहले 1758 में कार्ल लिनियस, जिन्होंने वर्गीकरण की शुरुआत की, जो फादर ऑफ क्लासिफिकेशन कहलाते हैं, वर्गीकरण के पिता। मतलब उन्होंने जीवों को 2 भागों में बांट दिया था, एक तो जंतु और एक आपके वनस्पति। फिर 3 किंगडम क्लासिफिकेशन आया आपका, अर्नेस्ट हैकल, फिर कोपलैंड आए, फिर आर.एच. हीटकर आए। तो आर.एच. हीटकर जो थे, इन्होंने टोटल जंतुओं को भाई 5 भागों में बांटा। ठीक है, सबसे पहला भाई आपका मोनेरा, मोनेरा के बाद आपका प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा के बाद आपका कवक, कवक के बाद एनिमेलिया, और फिर आपके 5वें क्या हो गए, आपके प्लांटी। ठीक है ना भाई, यानी ये जगत है कुल मिला के, आप समझिएगा भाई इसको ध्यान से। इसके अंतर्गत बहुत सारे जीव आते हैं, मतलब जीवों को 5 भागों में बांटा उन्होंने, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, एनिमेलिया और प्लांटी। ये 5 भागों में उन्होंने क्या कर दिया भाई, बांट दिया। ठीक है ना। अब बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कहलाता है आपका। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 जगत वर्गीकरण, आर.एच. हीटकर 1969, 1969। ठीक है, अब इनको ध्यान से समझिएगा। देखो हमने इसके जस्ट पहले बेसिस देखे भाई, हमने आधार देखे कि जब वर्गीकरण होता है तो वो किस आधार पे होता है, यानी आप जब जीवों को बांट रहे हो तो किस आधार पे बांट रहे हो भाई, कुछ ना कुछ तो आधार होना चाहिए। तो हमने आधार देखा कि भाई सबसे पहला हमारा आधार था सेल, मतलब कोशिका।
ठीक है। कोशिका में भाई जीव एक कोश की है या बहुकोश की है, ठीक है। क्योंकि किसी भी जीव का अगर सबसे सूक्ष्म कण देखें या सबसे सूक्ष्म इकाई देखें जिससे मिलके जीव बनता है, वो क्या होती है? उसकी सेल, कोशिका। सजीवों के लिए, अगर आप निर्जीवों के लिए देखोगे तो सबसे सूक्ष्म कण, सबसे छोटी इकाई भाई परमाणु होती है। परमाणु से क्या बनता है? अणु, अणु से कण, कण से पदार्थ, पदार्थ से वस्तु। ठीक वैसे ही जीवों में भाई किसी भी जीव की सबसे सूक्ष्म इकाई या उसकी क्रियात्मक इकाई या रचनात्मक इकाई आप बोलोगे भाई, तो वो क्या होती है? उसकी सेल। क्या होती है? उसकी कोशिका होती है। यानी कोई भी जीव किस चीज से मिलके बनेगा भाई? कोशिका से। फिर आगे पढ़ेंगे, जब हम स्टार्ट करेंगे अभी, तो वहां पढ़ेंगे भाई कोशिका से मिलके ऊतक बनते हैं, ऊतक से अंग बनते हैं और अंग से शरीर का निर्माण होता है। इसलिए सबसे सूक्ष्म इकाई या रचनात्मक या क्रियात्मक इकाई क्या होती है? आपकी कोशिका। तो पहला हमारा जो आधार है वर्गीकरण का वो था कोशिका, कि भाई जीव एक कोश की होते हैं या बहुकोश की या दोनों होते हैं। ठीक है ना भाई। दूसरा, अब ये जो कोशिका हैं ये प्रोकैरियोटिक होती हैं। भाई ध्यान से समझिएगा, प्रोकैरियोटिक होती हैं या यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक क्या होता है भाई? देखो, कोशिका तो हमने देखा किसी भी जीव की सबसे सूक्ष्म इकाई होती है जिससे मिलके जीव बनता है। अब ये कोशिका में भाई एक सेंटर पॉइंट होता है, न्यूक्लियस, जिसको हम बोलते हैं केंद्रक। आया समझ में? तो कोशिका में केंद्रक है या नहीं है? जिन कोशिकाओं में केंद्रक नहीं है वो है आपकी प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक। और जैसे ही मैंने बोला यूकैरियोटिक, यूके यानी वास्तविक केंद्रक होता है, मतलब वे कोशिकाएं जिनमें न्यूक्लियस या उसका केंद्रक है वो होती हैं आपकी यूकैरियोटिक, और केंद्रक नहीं है तो प्रोकैरियोटिक। ठीक है। फिर हमने भाई देखा कि भाई अलग अलग जो डिवीजन होता है काम का, क्या काम के लिए अलग अलग कोशिकाएं होती हैं या एक ही कोशिकाएं होती हैं। ठीक है भाई, जैसे अमीबा या माइकोप्लाज्मा। ठीक है। अब हमें एक अमीबा तो भाई सिर्फ एक सेल से मिलके बना है, यानी अमीबा खुद अपने आप में एक सेल है। उसका जो पूरी बॉडी है, पूरा शरीर है, वो एक ही कोशिका से मिलके बना है। यानी उसको जो भी काम करना है, खाना खाना है, खाने को पचाना है, उसका उत्सर्जन करना है, श्वसन है, प्रजनन है, जो भी उसकी जो प्रोसेस होती है वो सारी की सारी एक ही कोशिका करती है। ऐसा नहीं कि अलग अलग कोशिका। भाई जैसे हमारा शरीर बहुकोश की है, हमारे शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं हैं और सबके काम भी बटे हुए हैं, अलग अलग काम है। भाई पाचन के लिए हमारे पास समाशय है, उत्सर्जन के लिए हमारी भाई त्वचा है, किडनी है, फेफड़े हैं, श्वसन के लिए फेफड़े आपके। तो हर काम अलग अलग सेल का है भाई हमारे शरीर के अंदर। अलग अलग को हमने बांट दिया कि भाई आप ये काम करो, आप ये काम करो, सबको अलग अलग बांट दिया। लेकिन जब आपके पास अगर एक ही कोशिका है तो आप किसको काम दोगे भाई? फिर दूसरा। मतलब कहने का ये है पूरा काम आपको खुद को ही करना है। ठीक है ना भाई। तो ये हमने कुछ आधार देखा था और उसी आधार के अकॉर्डिंग भाई अब हम इनको पढ़ेंगे। ठीक है ना, कि भाई आपका जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, क्योंकि इसमें सभी ये जाएगा, 2 भी आ जाएगा, 3 किंगडम, 4 किंगडम, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सब इसमें आ जाएंगे आपके। ठीक है। तो डायरेक्ट 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को हम देखेंगे। ठीक है। सबसे पहला देखिएगा भाई मोनेरा जगत। अब मोनेरा जगत की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले तो भाई कोशिका। मोनेरा जगत में जितने भी जीव आते हैं उन सभी जीवों में प्रोकैरियोटिक कोशिका होती हैं। अब भाई जल्दी बताइए आप, प्रोकैरियोटिक क्या है? मैं आपको बता चुका हूं। मैंने बोला मोनेरा जगत में जितने भी जीव आते हैं उन सभी में कौन सी कोशिका है? प्रोकैरियोटिक कोशिका है। मतलब कोशिका तो हैं लेकिन उनके अंदर केंद्रक नहीं होता है। ये भाई आप दिमाग में ताला मार लो।
ठीक है ना, कि मोनेरा जगत में जितने भी जीव हैं उन सभी में भाई प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, यानी ऐसी कोशिकाएं हैं जिनमें केंद्रक नहीं है। ठीक है, पहला पॉइंट याद रख लोगे आप मोनेरा में कि भाई कोशिकाएं हैं प्रोकैरियोटिक के, मतलब इनके अंदर केंद्रक नहीं होता है। ठीक है ना भाई। चलिए दूसरा, ये जीव स्वपोषी और परपोषी दोनों होते हैं। इसको भी लोक मार लो भाई आप। स्वपोषी मतलब अपना भोजन खुद भी बना सकते हैं, परपोषी मतलब वे जीव जो दूसरों पे आश्रित होते हैं। भाई अपन किस में आते हैं, स्वपोषी या परपोषी? अब बोलेंगे अपन तो अपना खाना खुद ही बना लेते हैं। अरे वो बनाने सब्जी रोटी की बात नहीं कर रहा हूं भाई मैं, ठीक है। अपन परपोषी हैं भाई। भाई हम लोग जो हैं वो किस में आते हैं, अपन परपोषी में आते हैं। अपन वनस्पति पे भाई डिपेंड करते हैं। अब कहीं का कहेगा सर हम तो मुर्गा खा लेते हैं, मुर्गा वनस्पति नहीं है, वो बात अलग है। ठीक है, बात अभी वनस्पति की हो रही है। तो अपन किसके अंतर्गत आएंगे भाई, परपोषी में। यानी अपन अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, किस पे निर्भर करेंगे अपन, वनस्पति पे करेंगे। और वनस्पति भाई स्वपोषी है, पेड़ पौधे भाई अपना भोजन खुद बनाते हैं। भाई फोटोसिंथेटिक जो प्रोसेस होती है प्रकाश संश्लेषण की, उसके भाई थ्रू वो अपना भोजन बना लेते हैं। ठीक है, और वो जो बनाते हैं उन्हीं चीज का हम उपयोग करते हैं। मतलब हम किस पे डिपेंड हुए भाई, आपके वनस्पति पे हुए। ठीक है, तो भाई ये जो जीव हैं मोनेरा जगत के, ये स्वपोषी और परपोषी दोनों होते हैं। आगे समझ में। तीसरा, जितने भी बैक्टीरियाज हैं भाई, वो सब मोनेरा जगत से बिलोंग करते हैं। यानी पूरे के पूरे बैक्टीरिया, पूरे जीवाणु किस में आते हैं, आपके मोनेरा जगत में आते हैं। और बैक्टीरिया की भाई क्वालिटीज देखो आप, ठीक है, फीचर्स देखो भाई इसके आप, बैक्टीरिया के। बैक्टीरिया स्वपोषी परपोषी दोनों, वो तो मोनेरा में आप समझ ही जाओगे। दूसरा, ये कीमोट्रोपिक होते हैं, कीमोट्रोपिक। कीमोट्रोपिक का मतलब होता है कि बैक्टीरिया केमिकल से भी भोजन प्राप्त कर सकते हैं। कितने खतरनाक चीज है भाई बैक्टीरिया, सोच लो आप। ये केमिकल क्या भाई, जहर है वो तो अपने लिए, लेकिन ये उससे भी भोजन प्राप्त कर सकते हैं बैक्टीरिया। तीसरा, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, यानी सहजीवी भी होते हैं ये लोग एक दूसरे के लिए। बिलीब्रूमिन आपने सुना होगा, बिलीब्रूमिन या माइकोप्लाज्मा। ठीक है, ये सहजीवी ही हैं दोनों, यानी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में भी हैं भाई। ये आपके सहजीवी भी होते हैं, आपके बिलीब्रूमिन माइकोप्लाज्मा इसके उदाहरण हैं आपके। कीमोट्रोपिक, केमिकल से भी भोजन प्राप्त कर सकते हैं। स्वपोषी परपोषी दोनों होते हैं। और हमारी पृथ्वी पे सबसे ज्यादा अगर कोई जीव है तो वो बैक्टीरिया ही है। अगर सबसे ज्यादा कोई जीव है हमारी पृथ्वी पर, सबसे ज्यादा संख्या किसी जीव की है तो वो आपके बैक्टीरिया ही है। पृथ्वी पर सबसे पहले आया भी यही है और नष्ट भी बाद में यही होगा अंत में। सबसे पहले अगर हमारी पृथ्वी पे कोई जीव आया तो वो बैक्टीरिया ही है, और अंत में भाई नष्ट भी यही होगा, बैक्टीरिया ही। और मैं बोला कि भाई सबसे ज्यादा अगर कोई जीव है तो वो बैक्टीरिया है। कारण उसका प्रमुख ये है भाई, ये -78 डिग्री से लेकर हाई टेम्परेचर पे भी सरवाइव कर जाते हैं। अपनी हालत खस्ता हो जाएगी इतने टेम्परेचर पे तो। और हाई तो अभी छोड़ो, लो का बात कर रहा हूं भाई मैं। मतलब हर माहौल में रहना जानता है भाई ये बैक्टीरिया, इसलिए सबसे ज्यादा संख्या में बैक्टीरिया ही हैं। और पृथ्वी पर सबसे छोटा जो जीव है माइकोप्लाज्मा पीपीएलओ जिसको हम बोलते हैं, प्लियोरोलिमोनिया जिसको हम बोलते हैं, वो आपका मोनेरा जगत से ही आता है माइकोप्लाज्मा। इसका आकार 0.1 मिलीमीटर का होता है।
किसका? माइकोप्लाज्मा का। ये आपका पृथ्वी का सबसे छोटा जीव है। कौन? पीपीएलो। ठीक है ना भाई? तो आप इसको रट लो, एकदम माइंड में फिट कर लो। आपका सबसे छोटा जीव जो है आपका माइकोप्लाज्मा, साइज याद रख लोगे 0.1 मिलीमीटर। दूसरा, बैक्टीरिया दो तरीके के होते हैं, एक एरोबिक, एनारोबिक। ठीक है भाई? एक तो आपका एरोबिक हो गया, दूसरा एनारोबिक हो गया। एरोबिक का मतलब इनको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की नीड होती है, और इनको ऑक्सीजन की नीड नहीं होती भाई। सोच लो, ऑक्सीजन के बिना तो हम सरवाइव कर ही नहीं सकते बिल्कुल भी। लेकिन इनमें कुछ बैक्टीरिया जैसे भी है, माइकोप्लाज्मा आपका एनारोबिक ही है। मैंने बोला एरोबिक मतलब इनको ऑक्सीजन की जरूरत होती है, मैंने बोला एनारोबिक मतलब ये ऑक्सीजन के बिना भी सरवाइव कर लेते हैं, ऑक्सीजन की बिल्कुल इनको जरूरत नहीं है भाई। ठीक है? अगला, बैक्टीरिया जो है भाई, इनमें प्रजनन नहीं होता। अब प्रजनन नहीं होता तो फिर ये भाई इनकी पीढ़ी कैसे बढ़ाते होंगे? ये क्या करते हैं? एक कोष के जीव तो हैं, पहली बात। कौन से जीव हैं भाई? आपके एक कोष की, मतलब संपूर्ण शरीर जो है, पूरी बॉडी जो है, वो कितनी कोशिका से मिलके बनी है? सिर्फ एक कोशिका से मिलके। तो ये क्या करते हैं भाई? ये इनकी जो कोशिका है इसको डिवाइड कर देते हैं, विभाजित कर देते हैं, और दोनों कोशिका एक नए जीव के रूप में व्यवहार करने लगती हैं। मतलब जो कोशिका है इनकी, उसको तोड़ देते हैं, विभाजित होती है, और दो जो भाग बनते हैं वो दोनों एक नए जीव के रूप में व्यवहार करने लगते हैं। ये प्रोसेस होती है भाई इनकी पीढ़ी आगे बढ़ाने की। ठीक है ना भाई? तो इतने पॉइंट जो हैं आपके, ये पूरे मोनेरा जगत के हैं कि भाई मोनेरा जगत जो है आपका एक कोश की जीवों का है, यानी पूरा शरीर एक कोशिका से मिलकर बना है। दूसरा, प्रोकैरियोटिक कोशिका होती हैं, मतलब कोशिका है लेकिन उनके अंदर केंद्रक नहीं है। स्वपोषी परपोषी दोनों होते हैं। संपूर्ण बैक्टीरिया इसी जगत से होते हैं। बैक्टीरिया के फीचर्स देखे हमने, सबसे छोटा जीव देखे। ठीक है ना? तो इतनी चीजें आपको मोनेरा में याद रखना है। अब देखो, अब इसी से कंपेयर करेंगे हम प्रोटिस्टा की। ध्यान से समझना भाई। ठीक है? प्रोटिस्टा, मोनेरा हो गया क्लियर भाई। जितना पॉइंट बताया उतना याद रखोगे आप, ज्यादा नहीं करना है कुछ भी अपने को। ठीक है? प्रोटिस्टा देखो भाई, प्रोटिस्टा भी एक कोशिकीय जीवों का संघ है। पहला पॉइंट, यानी प्रोटिस्टा में भी जितने भी जीव आते हैं सारे के सारे एक कोशिकीय होते हैं, मतलब संपूर्ण जो शरीर है वो एक कोशिका से मिलकर बना होता है। लेकिन 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 यहां मैंने क्या बोला था? एक कोशिकी, और बोला क्या था? प्रोकैरियोटिक। और यहां पे होती है यूकेरियोटिक कोशिका। मतलब क्या है इसका? मतलब भाई कोशिका तो है और उसके अंदर वास्तविक केंद्रक भी है, यानी यूकेरियोटिक जीव होते हैं प्रोटिस्टा के अंदर। मतलब कोशिका तो है, उसके अंदर वास्तविक केंद्रक भी है। और मोनेरा में जो जीव थे उनके कोशिका में केंद्रक नहीं थे। आ गया समझ में? ठीक है? तो इनके अंदर भाई वास्तविक केंद्रक होता है। तीसरा, स्वपोषी और परपोषी दोनों होते हैं। जैसे भाई आपके मोनेरा वाले थे, ठीक वैसे ही प्रोटिस्टा वाले भी हैं। स्वपोषी प्लस परपोषी दोनों हैं। चौथा पॉइंट, इनके पास फ्लैजेला और सीलिया ये मूवमेंट के लिए होते हैं भाई। ठीक है? अब समझना जरा ध्यान से, मैं बोल रहा हूं कि प्रोटिस्टा जगत के अंदर जो जीव आते हैं उनके पास फ्लैजेला और सीलिया होते हैं मूवमेंट के लिए, स्थानांतरण के लिए। अब ये होते क्या है?
अच्छा बताइए भाई, सबसे पहले तो अपन मूवमेंट करते हैं नहीं करते हैं भाई, अपन हिलते डुलते चलते हैं ना इधर उधर, किसकी वजह से? अपने पैर की वजह से। भाई स्थानांतरण के लिए हमारे पास पैर होते हैं। चलो इधर समझो ध्यान से, ये लिखा मैंने वनस्पति, इधर लिखा जंतु, दोनों जीव हैं, लेकिन दोनों में मुख्य अंतर यह होता है कि वनस्पति स्थानांतरण नहीं करती है और जंतु स्थानांतरण करते हैं। यानी वनस्पति सिर्फ एक ही जगह फिक्स रहती है। पेड़ अगर कहीं लगा है तो वो ऐसा नहीं कि सुबह हुआ कि यहां आ गया, कहते रात को तो यहां लगा था, ये यहां कैसे आ गया चल के? ऐसा हुआ क्या कभी? भाई खेत में आपने देखा गेहूं लगे, कल आके देखे तो आपके पीछे वाड़े में आ गए, वो घर के पीछे आ गए, कहते ये रात में यहां से कहां आ गए? भाई मूवमेंट होता है क्या उनमें? भाई नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है, वो फिक्स है उस जगह पे। लेकिन वहीं अगर अपनी बात करें तो भाई स्थानांतरण होता है, हमारा मूवमेंट होता है, स्थान परिवर्तन होता है, हम एक जगह से दूसरी जगह पे आसानी से जा सकते हैं, हम स्थान परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन वनस्पति स्थान परिवर्तन नहीं कर सकती। तो मैं बोल रहा हूं कि इसके अंतर्गत जो जीव आते हैं प्रोटिस्टा के अंतर्गत, उनके पास मूवमेंट के लिए फ्लेजेला और सीलिया होता है। उदाहरण के लिए भाई आपने सुना होगा युगलीना, ठीक है, एक चप्पल के आकार सा होता है भाई युगलीना, इस तरीके से ऐसा युगलीना होता है, और युगलीना के आसपास ये फ्लेजेला और सीलिया होते हैं ऐसे, ठीक है। ये मूवमेंट के लिए होते हैं भाई, जैसे अपने हाथ और पैर कैसे हैं, ठीक वैसे ये फ्लेजेला और सीलिया होते हैं भाई मूवमेंट के लिए। इसकी मदद से ये आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जाता है। पहली बात मैं क्या बोल रहा हूं भाई, इसके पास सीलिया और फ्लेजेला है, जिसकी वजह से ये स्थानांतरण कर सकते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से भाई ये क्या हुए? जंतु। लेकिन इनके पास क्लोरोप्लास्ट भी होता है, और क्लोरोप्लास्ट यानी क्लोरोफिल अगर इसके पास है तो ये अपना भोजन स्वयं बना सकता है, मतलब ये स्वपोषी भी हुआ। और अपन क्या है? अपन तो परपोषी हैं, और युगलीना क्या है? स्वपोषी है। स्वपोषी होने के साथ साथ स्थान भी परिवर्तन कर सकता है, मतलब इसमें वनस्पति का गुण भी है, जंतु का गुण भी है। इसीलिए युगलीना जो है यह वनस्पति और जंतु की संयोजक कड़ी या कनेक्टिंग लिंक कहलाती है। अगर आपसे पूछा जाए कि वनस्पति और जंतु के बीच की जो संयोजक कड़ी है या वनस्पति और जंतु के बीच की जो कनेक्टिंग लिंक है वो कौन सी है, तो वो है आपकी युगलीना। और युगलीना किस में आता है? प्रोटिस्टा जगत में। डाइएटोमास प्रोटोजोआ, एक कोश की शैवाल, यह आपका युगलीना, ये सारे आपके किस जगत से बिलोंग करते हैं? आपके प्रोटिस्टा जगत से संबंधित हैं। आ समझ में? ठीक है। तो ये दो भाई जगत बहुत इंपॉर्टेंट है और दोनों ही आपको याद रखना है, दोनों में आपको बता चुका हूं, ठीक है। बाकी अपने आप में एक पूरे लंबे लंबे टॉपिक हैं। वनस्पति, इसको हम वनस्पति विज्ञान में पढ़ेंगे, प्लांटी जंतु विज्ञान एक अलग टॉपिक पढ़ेंगे पूरा, कवक अपने आप में एक पूरा अलग टॉपिक है, तो इनको अलग पढ़ेंगे पूरा, ठीक है। ये दो छोटे थे इसलिए मैंने आपको ये बता दिया हूं, तो आप भाई ये दोनों टॉपिकों को याद कर लो, रट लो। आया समझ में? ठीक है। और एमपी पुलिस भाई आपके सामने है, अभी एनटीपीसी भी है हमारे दिसंबर में, तो जम के भाई तैयारी करो, जम के तैयारी में लग जाओ। एमपी साइंस, मैथ्स, रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो है, सबसे पहले इनको कवर करें भाई आप। बाद में जो आपका हिस्ट्री है, पॉलिटी है, जियोग्राफी, जहां से एक एक दो दो क्वेश्चन आते हैं भाई, उन पे इतना फोकस मत करो अभी। ज्यादा क्वेश्चन यहां से बनेंगे, 15 से 20 क्वेश्चन साइंस है आपका, 8-10 क्वेश्चन करंट अफेयर है आपका, मध्य प्रदेश से 15 से 20 क्वेश्चन, मैथ्स है, रीजनिंग है, जहां भाई आप 80% कवर कर सकते हो, पहले उसको कवर करें। इसी दृष्टिकोण से भाई साइंस मैंने स्टार्ट किया कि सबसे पहले हमारा जो ज्यादा वेटेज है परीक्षा में जिस सब्जेक्ट का, उसको कवर करें हम। भाई एमपी पुलिस के लिए मैंने एमपी पूरा आपको पढ़ा चुका हूं, कंप्लीट आपको वीडियो मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में जाके आप वीडियो देख लेना। शुरू से लेकर आखिरी तक एक एक टॉपिक वाइज मैंने आराम से वीडियो बनाया है।
तो वहां से आप एमपी पूरा कवर कर लो, साइंस लगे हाथ पढ़ते चलो आप। तो मार्च में आपका एग्जाम डेट है, तो मार्च तक आपका साइंस आराम से कंप्लीट हो जाएगा। बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स आराम से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। बाकी मैथ्स रीजनिंग तो आप कर लो, तो जितनी जल्दी हो भाई हमारा कवर अप हो जाए, ताकि स्पीड से रिवीजन हो जाए, फिर है ना समझ में, ठीक है। चलिए भाई, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करना और लाइक कमेंट करना, ठीक है भाई। धन्यवाद।